Assalamualaikum everyone. Welcome to the second session of difficult past paper of physics P1 MCQs 9702. अब मई जून 2023 P11 का 7th क्वेश्चन है. A camera drone of mass 1.2 kg hovers at a fixed point above the ground. The drone has 4 propeller. इसके 4 propeller यानी पर हैं. In a time of 1 second, each propeller pushes mass of 0.4 kg vertically downward. Assume that air above the propeller is stationary. What is the speed of the air leaving each propeller? अब हमने इसकी निकालनी है स्पीड. ये तो मोमेंटम वाली चीज़ होगी. F इज इक्वल टू पी बाई टी वाला. हम इसमें फोर्स निकाल लेते हैं. पहले फोर्स कौन सी होगी? अप थर्स्ट वाली फोर्स निकालेंगे तो फिर वो तो हमारा आ जाएगा वेट इज इक्वल टू अप थर्स्ट होता है ना. तो अप थर्स्ट हैं 4 पर होंगे तो हम इसमें वेट इज इक्वल टू 4u लगा देंगे. तो हमें u चाहिए वेट डिवाइड बाय 4. u हमारा आ जाएगा 1.2 मैस है और g हमारा 9.81 है. डिवाइड बाय 4 क्या हमारा आ जाएगा. तो हमारा इसका आंसर क्या आएगा? 1.2 into 9.81 divided by 4 is equal to 2.943. ये हमारे पास आ गया फोर्स अप थर्स्ट जो लग रही है बाय ईच प्रोपेलर. उसने कहा था ईच प्रोपेलर यानी कि एक ही प्रोपेलर से होनी चाहिए. अब हम इसमें लगा लेते हैं F इज इक्वल टू पी बाई टी मोमेंटम वाला. F इज इक्वल टू एम इंटू वी माइनस यू डिवाइड बाई टी. तो U तो हमारा 0 होगा क्योंकि वो स्टेशनरी से रिलीज होगा. तो F हमारा है 2.943 इंटू 1 डिवाइड बाई 0.4 क्योंकि 0.4 की मास जो नीचे पुश हो रही है अप थर्स्ट में से. तो डिवाइड बाई 0.4 कर देते हैं. ये आ रहा है 7.357. तो ये बनता है. ठीक है. A box rests on earth as shown. Newton's third law show how forces of the same type act in pair. One of the force of a pair is a weight of the box. अच्छा weight of the box उसने दी हुई है. Which arrow represent the other force of this pair? इसको तो कैंसिल कर देते हैं क्योंकि ये वेट है तो इसको जाहिर सी बात है काउंटर एक्ट करने के लिए तो ऊपर होनी चाहिए ना. ये होगा इसमें से और इसमें से हो सकता है. अब आपको ये न्यूटन थर्ड लॉ जो है वो क्या कहता है? वो कहता है वेट होनी चाहिए फोर्स होनी चाहिए सेम टाइप की फोर्स होनी चाहिए और डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर एक्ट होनी चाहिए. मतलब मैं वॉल पर फोर्स वो लगा रहा हूँ वो मेरे पे लगा रही है एग्जर्ट कर रही है. फोर्स सेम है लेकिन डिफरेंट ऑब्जेक्ट है. ये मैं हूँ और ये वॉल है तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं. तो इसमें भी नहीं होगा. सेम टाइप की फोर्स तो होगी लेकिन वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट नहीं. ये अर्थ में से निकल रही है अर्थ के इक्वेटर में से जो जी होता है ना उसको इसको ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को वो करने के लिए. तो ये इसका आंसर ए होगा. ठीक है. अब हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10. उसका क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग एट स्पीड u along a frictionless horizontal surface collide head on with a stationary object of mass 4m. After the collision, the object of mass m rebound with its initial path 1/4 of its kinetic energy before the collision. ठीक है. अब हमारे पास आ जाता है बिफोर द कोलिजन और व्हाट इज द स्पीड ऑफ द मास ऑफ 4m आफ्टर द कोलिजन. अब हमने इसका निकालना है. अब आफ्टर द कोलिजन में क्या हो रहा है और उसने कहा है कि मास ऑफ m इज़ 1/4 ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी. अब हमारे पास मास m है और ये हमें ये भी नहीं पता कि वो कितनी स्पीड से जा रहा होगा पीछे की तरफ. जाहिर बात है ये इसको हिट करेगा तो ये भी इसके बाद पीछे की तरफ जाएगा ना. ये मास ज़्यादा है उसका. ठीक है. तो इधर ना ये लगा लेते हैं
क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज़ 1/2 mv²। ये चीज़ तो हो गई कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा v² के प्रोपोर्शनल। तो वो 1/4 को हम v² से अगर हम करें तो हमारे पास v आ जाएगा 1/2। इसका यानी कि v आ जाएगा 1/2 और मास ऑफ 4m आफ्टर द कोलिजन हमने निकालना है। ओ सॉरी, वेलोसिटी ऑफ 4m। तो वो क्या होगी, हम उसमें लगा लेते हैं आप बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन, mu इज इक्वल टू +0 होगा क्योंकि ये रेस्ट पर है, इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन में क्या होगा, ये इसकी तरफ, ये इस तरफ आएगी, ये नेगेटिव है तो हम m इंटू नेगेटिव v/2 कर देंगे और +4m, और हमने x निकालना है। x क्या है, हमने ये निकालना है, इसको इस तरफ भेज दो तो ये क्या हो जाएगा mv प्लस, ये हो जाएगा 1+3/2 mv इज इक्वल टू 4mx, m से कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास आता है 3/8v, 3/8v। u ये कह दो या v कह दो, ये आ रहा है, डी आंसर है। हाँ जी, डी आंसर है। अच्छा, a ball has a mass of 0.5 kg and a volume of 1.3 मतलब 10⁻³ ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है, उसने क्या, a ball has a mass of 0.5 kg and volume of 1.3 × 10⁻³। A ball is floating on equilibrium on the still water, जो खड़ा हुआ पानी होता है। The two forces that act on the ball are its weight and the thrust. The density of water is this. What is percentage of the volume of the ball above the surface of water? अच्छा, ये वो वाला कह रहे हैं, जब आप फॉर एग्जाम्पल स्विमिंग पूल जब जाते हैं, स्विमिंग पूल में कोई लाइट वेट, भारी नहीं, लाइट वेट अगर बॉल डालते हैं तो वो ना थोड़ी वो ऊपर खड़ी रहती है, बॉल थोड़ी सी पानी के अंदर होती है और थोड़ी सी ऊपर की तरफ होती है। तो वो वही परसेंटेज पूछ रहा है कि जो बॉल ऊपर की तरफ है, जो भी पानी के अंदर नहीं है, तो वो उसका परसेंटेज पूछ रहा है कि कितनी % ऑफ द बॉल का वॉल्यूम उसके अंदर नहीं होगा। तो इसमें आप थर्स्ट वाली चीज़ लगा लेते हैं क्योंकि वो सबमर्ज्ड है उसके अंदर थोड़ी सी। तो आप थर्स्ट का इसके अंदर फार्मूला ये है, आपने डेटा बुकलेट में भी दिया हुआ होता है, ρ/Gv, जिसके अंदर से हम आप थर्स्ट होगा वेट के इक्वल, ठीक है। तो हम ये भी लिख सकते हैं वेट इज इक्वल टू ρ/Gv। तो अब इसमें हमारे पास आ गया mg इज इक्वल टू ρ/Gv, जी से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास m इज ओवर डेंसिटी में से वॉल्यूम आ जाएगा, कितना वॉल्यूम उसके अंदर सबमर्ज्ड हुआ है। अब थर्स्ट के फार्मूला से ये आया, वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा 0.5 डिवाइड बाय 1 × 10⁻³ तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.5 डिवाइड बाय 1 × 10⁻³ खड़े 1 ये हमारे पास आ रहा है 5 × 10⁻⁻⁴, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अब इस ये कितना है सबमर्ज्ड हुआ जो पानी के, फॉर एग्जाम्पल ये बॉल है, पानी इतने, ये इसका वॉल्यूम ये आया, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, जाहिर सी बात है टोटल में से सबमर्ज को हम कर लेंगे, तो टोटल कितना था 1.3 × 10⁻³ -5 × 10⁻⁴। तो मैं इसको कर लेता हूँ 1.3 × 10⁻³ माइनस आंसर
तो ये आ रहा है 8 मल्टीप्लाई 10 रेज़ के पावर -4। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया। अब इसको, ये है हमारा v अबव, जो हमारे पास अबव का है, तो हम क्या कर लेते हैं, v अबव ओवर v टोटल, क्योंकि हमें इसकी वो परसेंटेज चाहिए ना, तो हम परसेंटेज निकाल लेंगे। डिवाइड बाय 1.3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ के पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ रहा है 61.54, तो ये आ रहा है 62%। तो हमारा आंसर ये होगा। ठीक है, सॉरी। अब हम कर लेते हैं 18th क्वेश्चन। A lamp is suspended in the equilibrium from a fixed point by 3 long identical wires. The weight of the lamp caused each wire to have an extension of 0.4। अच्छा, इसके अंदर 0.4 की एक्सटेंशन है। ये हुक लैम्प वो कर रही है, देखते हैं। द हाइट h of the lamp above the floor is measured. The middle wire suddenly break, ये वायर टूट गई। And lamp fall a small distance as the extension of the remaining 2 wire increase। जाहिर सी बात है, आप इसको विजुलाइज करें, अगर आप दरमियान से एक वायर काटते हैं तो जाहिर सी बात है दूसरी वायर और ज़्यादा वेट आएगा तो वो ज़्यादा खींचेंगी। ठीक है, हाँ ये आ गया, द वायर ओबेज हुक लॉ। अब आगे क्या आया, when the lamp is in equilibrium the height h above the floor, अच्छा ये हाइट अबव है, is measured again। जब वो फिर से इक्विलिब्रियम आएगा तो फिर से वो मेजर करेगा। मतलब पहले फॉर एग्जांपल ये लैंप है, ये थी उसकी एच, बाद में जो लैंप है वो इधर आ गया है और ये है उसकी एच। अब वो पूछ रहा है डेल्टा एच कि ये जो ये और ये चेंज आया ये कितना है, ये है डेल्टा एच, हमसे वो ये पूछ रहा है। ठीक है, पहले तो हम निकाल लेते हैं कि पहले कितना था। हमने उसने कहा है कि ये ओबे कर रहा है हुक लॉ, मतलब फोर्स इज इक्वल टू के एक्स, यानी कि के ई। फोर्स होगी वेट के इक्वल, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो वेट के इक्वल होगी, और 3 वायर्स हैं और इसकी कांस्टेंट हमें पता नहीं है, और उसने ई बता दिया है, हमारे पास एक्सटेंशन है 0.4 की। तो हम इधर से क्या निकालेंगे, हम इधर से निकाल लेते हैं वेट। 3 इंटू 0.4 कितना होता है, 1.2 के। अब हमारे पास आ गया वेट 1.2 के ही होगा, चाहे वो इधर, चाहे वो जब एक स्ट्रिंग हो चाहे 2 स्ट्रिंग हो, वेट तो हमेशा सेम ही होता है, वेट तो चेंज नहीं करेगा, क्योंकि प्लैनेट सेम है। प्लैनेट का तो उसने कोई जिक्र ही नहीं किया कि कहीं पे चेंज हुई है, तो वेट सेम ही रहेगा हमारा। ठीक है, अब हम जब 2 स्ट्रिंग बच गई तब हम करते हैं वेट इज इक्वल टू के ई हो जाएगा। अब वेट क्योंकि फिर से इक्विलिब्रियम में ले आए हैं तो 2 स्ट्रिंग थी और उसका के ई निकालना है हमने कि इसमें कितनी एक्सटेंड हुई होगी। वेट हमारा सेम रहा है 1.2 के इज इक्वल टू 2 के ई, के से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ई आ जाएगा 1.2 डिवाइड बाई 2, ई आ जाएगा 0.6। मतलब कि ये 0.4 था तो ये 0.6 था, तो 0.6 में से जब 0.4 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 0.2, जो कि ये वाली लेंथ ही होगी, और ये हमारा आंसर है ए। ठीक है, अच्छा, इन एन एक्सपेरिमेंट अ स्टूडेंट यूजेस अ माइक्रोफोन एंड अ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप to analyze a sound wave. The diagram shows the trace on the screen of the cathode ray oscilloscope। ये उसने ट्रेस दी हुई है कि कैसे है। The student is expecting साइनोसाइडल कैसे होते हैं, साइनोसोडियल ऐसे होता है, साइन वेव का ग्राफ ऐसे वो एक्सपेक्ट कर रहा है। Which change should the student make to द टाइम बेस एंड वाई गेन की सेटिंग में क्या चेंज होगी
of the cathodic oscilloscope so that the screen shows a continuous trace for one complete cycle of the waveform। मतलब उसको किस तरह से, अब देखें ना, ये इस चीज़ देखिए, ये ऐसे है, वो कह रहे ऐसे तो नहीं होनी चाहिए, हमें इस तरह से फॉर एग्जांपल ऐसे कंटिन्यूस दिखता रहे, ट्रेस दिखती रहे। ऐसे तो भी डिटरमिन करना मुश्किल हो जाता है कि भाई किधर तक इसकी लेंथ किधर तक गई है, उसने किधर तक ये बनाया है, तो ये मुश्किल है चीज़ें। तो उसने कहा कि अब वो किस तरह से करे कि उसका जो है ये इस तरह से कंटिन्यूस फॉर्म में आए। तो अब आप इसमें ये देखें ना, इसमें इसकी ऐसे ऐसे नहीं करेगा, ऐसे ये ऐसे ऐसे वाला सीन नहीं है। जो भी ये इसमें इसको स्क्रीन को क्लिक करेगा तो ये बड़ा हो जाएगा, या ये नीचे पीछे छोटा करेगा तो छोटा हो जाएगा, नहीं। इसकी हमने जो इसकी वाई और ये बॉक्स है ना, इनकी सेटिंग को हमने इसने चेंज करनी है। अब इसमें फॉर एग्जांपल इसमें इसने बहुत ज़्यादा बड़ी की हुई होगी, मतलब मैं बात करता हूँ टाइम बेस की। इसने पता क्या किया हुआ होगा, फॉर एग्जांपल के तौर पे इसने किया हुआ होगा 1 मिली सेकेंड पर डिवीजन, जिसकी वजह से 1 मिली सेकेंड पर डिवीजन में इतनी ऐसे वैल्यू आ रही है, फॉर एग्जांपल ऐसे वैल्यू आ रही है, ठीक है। उसको अब क्या करना चाहिए, अब उसको करना चाहिए कि 10 मिली सेकेंड पर डिवीजन करनी चाहिए, ताकि उसका जो ऐसे ग्राफ बन रहा है, जो कि मतलब ऐसे तो मैंने ऐसे बना दिया है, तो वो एक डिवीजन में ऐसे बनना होता होगा, तो वो 10 डिवीजन ऐसे बनेगा ना, ऐसे फॉर एग्जांपल ऐसे बना हुआ है 1 मिली, तो 10 डिवीजन में कैसे शो होगा, ऐसे इतना छोटा हो जाएगा। तो मतलब ये अब जैसे ये है, मैं हॉरिजॉन्टल उसमें बात कर रहा हूँ, तो ये है 1 2 3 4 5 है, तो ये 0.5 की डिस्प्ले इधर तक आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही वाई गेन को भी इंक्रीज़ कर दे, 1 मिली सेकेंड 1 वोल्ट पर डिवीजन है, तो उसका 10 वोल्ट पर डिवीजन कर दे, ताकि उसका अगर ऐसे चेंज है तो वो ऐसे होने लग जाए, मतलब वर्टिकली अगर आप देखें ना तो ऐसे होने लग जाए, ताकि वो पूरा उसका शो हो सके कि कैसे है। फिर जाके ये होंगी, डिक्रीज़ करेगा तो वैल्यूज़ और ज़्यादा ऐसे बड़ी होने लग जाएंगी, तो डिक्रीज़ वाला सीन ही नहीं है, डिक्रीज़ कहीं पे भी नहीं होगा, इंक्रीज़ सारी चीज़ों में इंक्रीज़ ही करना पड़ेगा। अब इसको एग्ज़ामिनर ने भी बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन कंसीडर किया था कि ये ट्रिकी क्वेश्चन था, बच्चों से नहीं हो पाया था। अब पता नहीं, देखते हैं क्या है इसमें। अ कार ट्रैवल एट अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ straight line PQ. A loudspeaker attached to the car emits sound of constant frequency F. A stationary observer is at point O. ये F की साउंड प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। What does observer hear as car move from P to Q? जैसे जैसे ये इधर जाएगी तो वो क्या उसको होगा। अब फ्रीक्वेंसी लेस देन एफ, एफ से लेस देन नहीं होगी। अगर वो एफ कर रही है एमिट, तो एफ से कम नहीं हो सकती, एफ से ज़्यादा ही होगी। क्यों? क्योंकि हमने जो इसका लॉ पढ़ा है, एफ ओ इज इक्वल टू एफ एस वी डॉपलर इफेक्ट का वी प्लस माइनस वी एस। तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी भी तो ज़्यादा होती जाएगी ना, तो इस वजह से ये वाला तो ऑप्शन नहीं है, ये होना चाहिए मोर देन एफ। लेस देन एफ का सवाल ही पैदा नहीं होता। दैट डिक्रीजेज एज द कार मूव फ्रॉम पी टूवर्ड्स क्यू। अच्छा, अब इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जब थी तो ये इस एंगल से उसके पास आवाज़ जा रही है। v इज इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, हाँ v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है।
ठीक है, खड़े ये पता नहीं मेरी ये याद नहीं आ रहा, v इज इक्वल टू एफ। अच्छा ठीक है, अब ये जो है ना इसमें, अब इसमें क्या होगा, ये इधर है फॉर एग्जांपल 45 डिग्री और इधर है 90 डिग्री और ये है बेस और ये है हाइपोटेनस। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये cos 45 v cos 45 से है और इधर v cos 90 है। कैलकुलेटर में पुट करें तो ये इसकी कोई भी वैल्यू आती है और इसकी वैल्यू आती है 0। अगर आप cos 90 करें ना तो वो 0 आता है। तो मतलब कि इधर जाते जाते वेलोसिटी डिक्रीज़ होती जा रही है। जब वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी v इज इक्वल टू एफ लैम्डा के तहत फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज़ होनी चाहिए, क्योंकि ये एंगुलर वेलोसिटी है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी उसकी डिक्रीज़, एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही है ना। जब यहाँ पे आया तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज़ करेगी। दैट डिक्रीज एज दी मूव फ्रॉम पी टू क्यू, इसका सी होगा। इंक्रीज़ नहीं कर सकती क्योंकि cos 90, अब देखें यहाँ पे cos 45 था, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे होगा cos 75। cos 75 और ज़्यादा कम होता है cos 45 के मुकाबले में। चाहे आप इससे भी प्रूव करने की कोशिश करें, इससे कैसे होगा, इसमें भी अगर v इंक्रीज़ करेगी, v डिक्रीज़ करेगी, v डिक्रीज़ करेगी तो ऑब्ज़र्व फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज़ करेगी। ठीक है, अब ये आ गया एक और, A vertically polarized beam of light is incident normally on polarizing filter. The transmission, यार ये बहुत ज़्यादा करवाया हुआ है, इसमें भी यही है। ये ट्रांसमिशन बीम है, यानी कि ट्रांसमिट हुई है, और IO इसके हमने रेशियो निकालनी है। तो ये भी बहुत इजी है, I इज इक्वल टू IO cos थीटा होगा। अब ये देखना है इसमें रोटेट कितना हुआ है आप, हाँ इसमें यही चीज़ ट्रिकी लग रही है कि इसमें जो ये है ना, आप समझेंगे कि 40 डिग्री पे रोटेट हुआ है। असल में रोटेट 40 डिग्री पे नहीं हुआ, रोटेट हुआ है 60 डिग्री पे। 60 डिग्री पे रोटेट हुआ है। तो ये है ना लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि उसने, जो फिड्यूशियल पॉइंट होता है ना, उसके तौर पे उसने ये दिखाया हुआ है। उसने कहा है कि इसकी जो बच गई है वो 40 है, असल में रोटेट 60 डिग्री पे हुआ होगा। तो हम यहाँ पे cos थीटा को 60 पे ही रखेंगे, इस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है आपने। हाँ ये एक क्वेश्चन था जो कि एग्जामिनर ने ट्रिकी कंसीडर किया हुआ था, कि उसने कहा था ये भी ट्रिकी था, बच्चों को नहीं हुआ था, पता नहीं क्यों नहीं हुआ था। अब देखते हैं क्या है। A metal wire has a length 2.5 and cross-sectional area of 4.5 multiplied 10 raised to the power minus 6. The resistivity of the metal is 3.5 multiplied by 10 raised to the power minus 7. ठीक है, ये हो गया। अच्छा ये इधर R इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी L अपॉन A वाला जो फार्मूला है, इसमें वो लग सकता है। The wire is stretched so that its length increased to 2.65। अच्छा पहले 2.5 थी, अब 2.65 हो रही है। तो इसका मतलब पता क्या है, इसमें मुझे लगता है कि ये इसमें प्रोपोर्शनैलिटी वाली चीज़ होगी। द वायर रिमेन्स सिलेंड्रिकल एंड द वॉल्यूम ऑफ, हाँ देखा, अब ये वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट करवा रहा है। पहले हम इसकी क्या करते हैं, रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। रेजिस्टिविटी क्या थी, 3.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर माइनस 7, और ये मल्टीप्लाई बाय हो गया रेजिस्टिविटी L 2.5 और डिवाइड बाय 4.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर माइनस 6। तो रेजिस्टेंस क्या आएगी, रेजिस्टेंस आएगी 0.1944, कंटिन्यूसली 44 आ रहा है। अच्छा अब वो कह रहे हैं वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। अब आप इसमें ये बात समझें कि वॉल्यूम का फार्मूला है V इज इक्वल टू A इंटू एल, यानी कि V डिवाइड बाई L होगा एरिया का फार्मूला, यानी कि R इज इक्वल टू रो L ओवर V ओवर L हो जाएगा।
आर इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी एल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, और वी रेजिस्टिविटी एक चीज़ की सेम होती है, मेटल की, वायर की रेजिस्टिविटी सेम होती है अगर वो सेम टाइप ऑफ मेटल इस्तेमाल किया जाए, और वॉल्यूम उसने वैसे बता दिया वो सेम है, तो बचता क्या, आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। तो अब हम इसमें यही कर लेते हैं, R1/R2 इज इक्वल टू L1/L2 का स्क्वायर। तो हम अब यहीं से निकाल लेते हैं रेजिस्टिविटी। R1 हम निकालते हैं 0.1944 इंटू 2.65/2.5 का स्क्वायर, 2.65 डिवाइड बाई 2.5 का स्क्वायर इंटू 0.1944, तो ये आ रहा है हमारे पास 0.218। तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है। अ बैटरी विद इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू अ फिक्स्ड रजिस्टर एन एमीटर एंड अ वोल्ट मीटर एज शोन, ठीक है। द बैटरी इज रिप्लेस्ड बाय अ डिफरेंट बैटरी दैट हैज सेम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बट अ ग्रेटर इंटरनल रेजिस्टेंस। अच्छा, अब इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, वो जो फार्मूला था ना V प्लस आई और छोटा r इज इक्वल टू EMF होता था, ठीक है, उसमें ये वाला होगा। व्हाट हैपन टू द रीडिंग ऑन द एमीटर एंड वोल्ट मीटर। रेजिस्टेंस में चेंज आ गया है तो स्टे सेम वाला तो कोई सीन ही नहीं होगा। अब देखो, IR प्लस आई छोटा r इज इक्वल टू EMF। आई को अगर हम सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बना लें, EMF/R प्लस आर, R प्लस आर का जब कंपोनेंट बड़ा होगा, जाहिर सी बात है, तो फिर ये करंट डिक्रीज़ करेगा, करंट डिक्रीज़ करेगा, इसका मतलब ये दोनों नहीं होंगे। अब क्योंकि R बढ़ रहा है, IR बढ़ रहा है, तो वोल्ट मीटर रीडिंग क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका फैक्टर बढ़ रहा है, इसका फैक्टर तो सेम ही रह रहा है, लेकिन इसका फैक्टर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ये डिक्रीज़ करेगा ताकि ये कांस्टेंट रहे। ये डिक्रीज़ करेगा IR क्योंकि I छोटा r बढ़ रहा है ताकि EMF वाला कांस्टेंट रहे, क्योंकि फॉर एग्जांपल ये 9 है, 9, ये 6 था और ये 3 था। अब क्या होगा, इसको तो हम वैसे भी 9 रहना है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो यही कहती है। वो कह रहा है फॉर एग्जांपल ये बढ़ रहा है 4, तो इसको घट के 5 होना चाहिए ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एनर्जी सेम रहे। इस वजह से वोल्ट मीटर रीडिंग भी डिक्रीज़ करेगी। अब एक और क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कितने क्वेश्चन रह जाते हैं, ये तो काफ़ी ज़्यादा हैं। स्पीड पकड़ो। अ सबमरीन ऑफ टोटल मास 3200 kg इज एट रेस्ट अंडर वाटर, ठीक है। द टोटल मास ऑफ सबमरीन इज सडनली डिक्रीज बाय 200 kg। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात बता दी, मतलब बता दिया उसने क्या हुआ है। बाय पंपिंग वाटर आउट ऑफ, अच्छा वाटर इसे निकलाना, तो इस वजह से 200 किलो वाटर निकाल दिया। द अपथर्स एक्टिंग ऑन द सबमरीन इज, ये भी बहुत, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ही यही बताई है कि अनचेंज हो जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है उसका जब निकलेगा तो उसका मास और वेट में चेंज आएगा, जिसकी वजह से अपथर्स में चेंज आ सकता है ना। द चेंज इन टोटल वेट ऑफ द सबमरीन काजेज इट टू एक्सेलरेट वर्टिकली अपवर्ड। अच्छा, अब टोटल वेट में जो चेंज आएगा, इसको इसने इस तरह से आएगा कि इसको ये मतलब फॉर एग्जांपल ये इस लेवल पे थी तो ये इस लेवल पे चली जाएगी। व्हाट इज इनिशियल अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ द सबमरीन। अब हम क्या करेंगे, उसने कहा है कि वेट उसका जो है वो अनचेंज रहेगा, ठीक है। यू उसका अनचेंज रहेगा। पहले हम यू निकालते हैं,
वेट के इक्वल होगा u इज इक्वल टू 0 इंटू 9.81, तो u हमारा आ जाएगा 3200 इंटू 9.81 या 31392। अब हम निकालेंगे समीशन f से इज इक्वल टू ma, तो हम इसका क्या निकालेंगे, अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड, यानी कि अप थर्स्ट माइनस वेट, जो दूसरा जो वेट होगा, क्योंकि 3200 का तो में से 200 कैंसिल कर देंगे हम, तो बाकी बचेगा 3000 और ये ए निकालेंगे। अब ये वेट 2 क्या होगा, 3000 इंटू 9.81 हमने ये निकालना है, माइनस 3000 इंटू 9.81 डिवाइड बाय 3000। तो ये अगर हम वेट 2 निकालेंगे और इसको इसके अंदर पुट करेंगे तो ये हमारे पास ए जो आएगा वो आएगा 0.654, तो ये भी नहीं है, ये है। अच्छा, ये एक क्वेश्चन आ गया, ये भी बिल्कुल ऊपर वाले की तरह है, जो मैंने ऊपर एक करवाया नहीं था अभी आपको, कल ये जो अभी इससे पिछली क्लास है उसमें करवाया था आप लोगों को। तो इसमें भी वही होगा, l/2 बनाएंगे इसको और इसको l कंसिडर करेंगे, अपवर्ड डाउनवर्ड करेंगे, ACW इज इक्वल टू CW। इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर है 10 न्यूटन, वैल्यू ऑफ F 10 न्यूटन। ये भी सेम चीज़ आ गई। अच्छा, डिफ़िकल्टी जो है ना, इस चीज़ से ये पता चल रहा है डिफ़िकल्टी जो स्टूडेंट को फेस हो रही है वो हर वक्त सेम टाइप के क्वेश्चन से डिफ़िकल्टी फेस हो रही है, तो ये भी उसका यही है। इसका मैं आंसर बता देता हूँ आपको, ये है 24, इसका आंसर है बी। ये भी आप खुद करें, अच्छी बात होगी अगर आप खुद करेंगे। अच्छा, अब ये एक और डिफरेंट क्वेश्चन है। अ न्यूट्रॉन इज फायर्ड एट 235 न्यूक्लियस, यानी कि U23592 प्लस 1 न्यूट्रॉन 0 फायर किया गया है। द न्यूट्रॉन इज एब्जॉर्ब्ड बाय अ न्यूक्लियस विच देन स्प्लिट्स टू फॉर्म बेरियम 14156 प्लस क्रिप्टन 9236। What is number of free electron that emitted when यूरेनियम स्प्लिट्स, यानी कि N10 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। पहले तो हम ये देखते हैं कि ये इसका है ना, तो ये 235 प्लस 1 और 141 प्लस 92 प्लस x इंटू 1 मतलब x 1x तो x होगा, तो मतलब इस दोनों को और इस दोनों को कंजर्व होना चाहिए। 235 प्लस 1 माइनस 141 माइनस 92 इज इक्वल टू, खड़े रुकें, हाँ जी, 236 माइनस 141 माइनस 92 तो आ रहा है 3, यानी कि हमें ये 3 चाहिए थे, तो ये तो इजी था, बच्चों को ये मुश्किल लग गया। अच्छा, ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ, ये मेरे ख्याल से वेव का पहला क्वेश्चन आया है अभी तक 2023 में, वेव का ये पहला क्वेश्चन आया, मतलब वेव बच्चों को इतना डिफिकल्ट नहीं लगता, ये तो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है। अच्छा, द ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 550 मीटर नैनोमीटर इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग एंड प्रोड्यूस a diffraction pattern on a screen placed 3.5 meter from the diffraction grating. The third order maximum on the screen is distance of 0.75 meter from the zeroth order. Okay, इसका ये डिस्टेंस ये है और इसका डिस्टेंस ये है। What is distance between two adjacent splits? तो इसका फार्मूला क्या था, इसका फार्मूला था d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा।
लैम्डा भी हमारे पास है, एन भी है, डी निकालना है, थीटा नहीं है। अब थीटा निकालते हैं। ये थीटा कौन सा है? ये वाला है। तो ये थीटा निकलेगा कैसे? ये इसके परपेंडिकुलर है, ये है बेस और ये है परपेंडिकुलर, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 0.75 डिवाइडेड बाय 3.5 होगा। तो इसका आंसर 0.75 डिवाइड बाई 3.5 टेन इनवर्स, तो साइन में भी वही होगा। इसका थीटा जो साइन थीटा में आंसर जो आ रहा है वो है 0.2095। या मैं आपको ये बता देता हूँ कि साइन थीटा में आंसर थीटा का आंसर आ रहा है 12.09 डिग्री। अब हम डी लगा देंगे। एन क्या है? थर्ड ऑर्डर है और लैम्डा था 550 मल्टीप्लाई 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाय साइन 12.09 डिग्री। तो मैं देखता हूँ 3 मल्टीप्लाई 550 मल्टीप्लाई 10⁻⁻9 और ये डिवाइडेड बाय साइन 12.09। अब इसका आंसर आ रहा है 7.87 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, ओह सॉरी ये है। अच्छा, ये किरचॉफ लॉ आ गया, किरचॉफ लॉ। इसमें क्या है? 3 आइडेंटिकल cells each have electromotive force EMF E and negligible internal resistance. The cells are connected to 3 identical resistors. Each resistance are as shown. What is the potential difference across one resistance? हमने इसकी पोटेंशियल डिफरेंस निकालनी है कि ए के उधर किधर है, कितनी है। पहले तो मार्किंग कर लेते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब हम जब इसमें मूव करवाएंगे, मैं फॉर एग्जांपल इधर से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ये तो उसको आने देगा, ठीक है। पहले तो इसका ये निकाल लेते हैं कि आई होगा क्या, V इज इक्वल टू आई आर, ई एम एफ इज इक्वल टू आई आर। तो आई हमें निकालेंगे हम पहले कि आई कितना है, क्योंकि एक रजिस्टर के दरमियान जो रेजिस्टेंस आएगी V इज इक्वल टू आई आर आएगी ना, E इज इक्वल टू आई आर। तो हम आई निकाल लेते हैं कि एक मतलब पूरी सर्किट में जो EMF के अक्रॉस आई कितना है, क्योंकि इस सीरीज में आई तो सेम रहता है। तो ई टोटल कितने हैं और आर टोटल कितनी है, आई हमने निकालना है। आई इज इक्वल टू टोटल ई आए हैं रास्ते में, अब हम इसे चलाते जाएंगे। ये प्लस ये नेगेटिव का आ गया, तो मतलब ई माइनस ई आ गया, क्योंकि वो नेगेटिव पहले आ गया ना टर्मिनल, इसमें ये पॉजिटिव पहले आया है तो ये प्लस ई आ जाएगा। तो ये फिर सर्किट वही पे जाके, तो ये हो गया। अब ये रेजिस्टर सारे सीरीज में है तो ये 3R हो जाएगा, तो ई माइनस ई तो 0 हो गया, तो ई ओवर 3R आ जाएगा। अब हम इसको पुट करेंगे इधर, ताकि हमें V चाहिए। V इज इक्वल टू ई बाय 3R इंटू आर, तो R से कैंसिल हो गया, V इज इक्वल टू ई बाय 3, तो V होगा ई बाय 3 के, ठीक है। अब कितने सवाल रहते हैं? बस थोड़े रहते हैं, 20 मिनट में हो जाएंगे। अब x शोज वेक्टर x एंड y ड्रॉन टू स्केल से ड्रॉ किए गए हैं, मतलब सही, मतलब उसमें
इफ़ x इज इक्वल टू वाई माइनस जेड विच डायग्राम रिप्रेजेंट द वेक्टर जेड। पहले तो इसमें z को सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाते हैं, x है y माइनस जेड, तो z इधर भेजेंगे, x उधर भेज देंगे, z इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स। यानी कि y तो होगा वैसे का वैसा, x क्या होगा, उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाएगी, यानी कि ये ऐसे हो जाएगा क्योंकि माइनस का है ना, तो हेड टू टेल होता है तो ये यूँ हो जाएगा, फिर टेल टू हेड तक जाता है तो मतलब जी क्या होगा, ऐसे होगा। ठीक है, जी कैसे है, ऐसे है, तो मतलब ए है इसका आंसर, ये नहीं है, ये तो होगा ही नहीं। A device for spraying paint consist of a box। अच्छा, इसको एग्जामिनर ने ECR एग्जाम्पल कैंडिडेट रिस्पॉन्स में बहुत ज़्यादा ट्रिकी किया था, इसको कंसीडर 5% स्टूडेंट से ये हो सका था। अगर आपको भी समझ आएगी तो आ जाएगी, वरना आप इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि ये थ्रेशोल्ड में काउंटर एक्ट कर लेगा। ऐसा सवाल तो A device for spraying paint consists of a box with its faces horizontal and vertical। ठीक है, one of its vertical face contain a small hole। Paint is fed into the box under pressure via vertical tube। वर्टिकल ट्यूब की अटैच होगी जिसकी तरफ से पेंट डाला गया, जो ऐसे यूँ मारते हैं, ऐसे यूँ एग्जिस्ट एंड एग्जिट थ्रू द होल्स, इधर से एग्जिस्ट करेगा एज फाइन स्ट्रीम मूविंग हॉरिजॉन्टली। ठीक है, द पेंट इज एजेक्टेड एट स्पीड, ये आ गई स्पीड, थ्रू 400 होल था, ये 400 होल्स। एरिया ऑफ ईच ऑफ एरिया 0.4। द डेंसिटी ऑफ पेंट इज दिस। अब हमारे पास क्या है, जाहिर सी बात है, जब हम पेंट को करते हैं किसी, या कोई फॉर एग्जांपल शॉवर वाला जो होता है, तो अगर हम उसको क्लिक करते हैं तो हमें पीछे झटका लगता है, यानी कि मोमेंटम प्रोड्यूस होता है, तो इसमें भी मोमेंटम प्रोड्यूस होगा, जिसमें से फोर्स हमने निकालने है, तो फोर्स इज इक्वल टू mvt हो जाएगा। हमारे पास m है, m नहीं है हमारे पास, तो हम m कैसे निकालेंगे, उसने हमें डेंसिटी दी हुई है, वॉल्यूम तो नहीं दिया लेकिन एरिया दे दिया है। तो पहले हम क्या करते हैं कि हम एरिया और वॉल्यूम निकालते हैं। पहले वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा A इंटू एल, V इज इक्वल टू A इंटू एल क्या होगा, V इज इक्वल टू D बाई टी, तो L क्या होगा V इंटू टी, तो V होगा 0.4 मल्टीप्लाई 10⁻³ का स्क्वायर, क्योंकि मीटर मिलीमीटर पर स्क्वायर है, मल्टीप्लाई बाय 2.5 और टाइम 1 सेकेंड हम ले लेते हैं, क्योंकि पर सेकेंड है ना, तो हम 1 सेकेंड ही ले लेते हैं। तो उसमें से आ जाएगा ये वॉल्यूम क्या आएगा, रुकें, वॉल्यूम आएगा 0.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाय 2.5, तो वॉल्यूम हमारे पास आ गया 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। मतलब डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम उधर भेज देंगे, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। मास क्या है, अब आएगा 900 इंटू वॉल्यूम, तो इंटू 900 कर देते हैं, तो मास हमारे पास आ रहा है, ओके मैंने वैल्यू सही की है, 0.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाय 900 मल्टीप्लाई बाय 2.5, तो ये खड़े, तो हमारा मास, हमारा ये सही कर रहे थे हम, मास रुकें 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाय 900, मास हमारा आ रहा है एक होल में से निकलने का 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4, तो 400 होल में से निकलने का क्या आएगा
मतलब एट अ 1 सेकेंड सारे होल में से निकलने का कितना आएगा, वो आएगा 0.36 kg, यानी कि पूरे 400 में से 1 सेकेंड के अंदर 0.36 kg का मार्क ये पेंट बाहर आएगा। F इज इक्वल टू 0.36 इंटू 2.5 डिवाइड बाई 1, तो इंटू 2.5 करते हैं तो इसका आंसर आ रहा है 0.90। तो ये सही आ रहा है। मेरे के आंसर कौन सा, मई 2023, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी यही है, शुक्र है। अच्छा, ईच डायग्राम इलिस्ट्रेट a pair of forces of equal magnitude. Which diagram give example of a pair of force that is described by the Newton third law of motion? मैंने पीछे भी आपको बताया था, मेरे ख्याल से पिछली वीडियो में या फिर मेरे ख्याल से इसी वीडियो में, कि न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है। जो एक्ट करता है ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, रुके मैं, ये हैं एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, सेम टाइप ऑफ फोर्स, इक्वल एंड ऑपोजिट। अब आप देखें, पहली कंडीशन क्या थी, एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ना इधर एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो रहा है, ना इधर एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो रहा है, ना इधर। इधर हो रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड भी है, फोर्स भी है और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स भी हैं, इस वजह से यही आंसर होगा। सेम टाइप ऑफ फोर्स भी है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स भी है। इधर सेम टाइप की भी फोर्स नहीं है, ना इधर भी सेम टाइप की फोर्स नहीं है, ना इधर भी सेम टाइप की फोर्स नहीं है। An object is falling at constant speed through a viscous liquid. Fu is upthrust on the object. अब फॉर एग्जाम्पल, अब ये ऑब्जेक्ट है, वो पानी के अंदर है, उसके ऊपर ड्रैग फोर्स भी होगी, अपथर्स्ट हो रहा है Fu। WL इज अ वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। वेट ऑफ लिक्विड जो, यानी कि मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ऐसे कंसीडर करता हूँ कि जार है जो इतना फिल था, मैंने इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट डाला है ना, तो फिर जब ये फॉर एग्जाम्पल ये एक वाटर फ्लो लगा हुआ था, फॉर एग्जाम्पल इधर वाटर फ्लो लगा हुआ था और ये पानी फिल था इधर तक, तो इधर तक जितना भी वो पानी गिरा है वो जाहिर सी बात है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस होगा बाय द ऑब्जेक्ट। तो फिर ये इसका जो वेट होगा इस पानी का, वो इसकी बी वाली बात हो रही है। वेट ओ इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेट ओ इज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। विच इक्वेशन मस्ट बी करेक्ट? एफ यू यानी कि अपथर्स्ट फोर्स इज इक्वल टू लिक्विड डिस्प्लेस, बिल्कुल यही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जितना फॉर एग्जाम्पल हम पानी के अंदर जितना फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा पानी बाहर गिरेगा, उतना ज़्यादा पानी क्या होगा, बाहर गिरेगा, और उतनी ज़्यादा अपथर्स्ट बढ़ती जाएगी। जितना हम करते जाएंगे अपथर्स्ट बढ़ती जाएगी, पानी बाहर गिरता जाएगा, अपथर्स्ट बढ़ती जाएगी, अपथर्स्ट बढ़ती जाएगी। अब क्या होगा, अब ये होगा कि अपथर्स्ट बढ़ना रुक जाएगी और लिक्विड डिस्प्लेस होना भी रुक जाएगा और पानी में सबमर्ज्ड हो जाएगी। तो ये वाली इक्वेशन सही थी। अपथर्स्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ, ये माइनस नहीं, ये तो नहीं होगा, ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, इक्वेशन यही सही होगी। चलो अब आखिरी 3 रहते हैं। An object of mass 0.4 kg is projected above the horizontal ground. Okay, the object takes a time of 1.5 seconds to move it along its path. The object lands a horizontal distance of 18 meters from its initial position. Air resistance is negligible. एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, उसने हमें बता दिया है ये 18 है। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इट्स मैक्सिमम हाइट? मैक्सिमम हाइट पे इसकी
काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। अब आप खुद बताएं। हमारा जो है मेन वो है ए हमारा हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि हमारा जो हम इसमें कंसीडर करेंगे ना वो ये वाला डिस्टेंस कर रहे हैं हम हॉरिजॉन्टल। तो एस इज इक्वल टू यू टी में जब हम जाएंगे तो यू हमारा क्या आ जाएगा 18 डिवाइड बाय 1.5 जो कि आएगा 12। ठीक है, हमारा आ गया यू 12। अब हमने ये देखो ना, इधर हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्यों वो किया है, हमने वर्टिकल, हालांकि उसने मैं कहा था वर्टिकल था, बेशक वो वर्टिकल होगा, बेशक वो वर्टिकल होगा, लेकिन वर्टिकल में तो इसकी वो वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, इधर ये मोमेंटली तो ज़ीरो हो जाएगी ना। वर्टिकल हाइट में, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट में जो वेलोसिटी होती है वर्टिकल कंपोनेंट का वो तो ज़ीरो होता है और हॉरिजॉन्टल हमेशा सेम होता है। इस वजह से हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकाल लेंगे और उसका कुछ तो हिस्सा इसमें वो वेलोसिटी पूरी अपनी इधर तो एक्ट कर रही होगी, तो वही वाली जो वेलोसिटी जो हॉरिजॉन्टल है वो इधर एक्ट कर रही होगी, वही हमें काइनेटिक एनर्जी देगी। तो 1/2 mv² लगाएंगे, 1/2 इंटू 0.4 इंटू 12 का स्क्वायर, तो आंसर आता है हमारा 29। ठीक है, तो ये ऐसे होगा। आपको समझ आ गई होगी कि मैंने वर्टिकल क्यों नहीं लिया और हॉरिजॉन्टल क्यों लिया है। ठीक है, अगर वर्टिकल में तो होता ना तो वर्टिकल में तो ज़ीरो होता, वर्टिकल में तो हम इसको ज़ीरो कर देते। उसने ये तो नहीं पूछा वर्टिकल, क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल मोशन है तो हमारी मर्ज़ी, हम वर्टिकल को हम देखें या हम हॉरिजॉन्टल को देखें तो हमारी मर्ज़ी है। अब द वेरिएशन ऑफ एक्स विद डिस्टेंस x of the intensity I along a stationary sound wave in the air is shown। अच्छा, अब ये दिखाया है इसने, ये ग्राफ बनाया हुआ है। अब उसमें इसने ग्राफ बनाया हुआ है आई और एक्स का। अब आपको पता है इन स्टेशनरी वेव फेस डिफरेंस बिटवीन टू एंटी नोड्स और नोड्स इज λ/2। जाहिर सी बात है, ये अगर होता है ना ऐसे, तो इसका नोड तो होता है, एंटी नोड तो होता है मैक्सिमम पॉइंट और नोड होता है वो, तो उसके दरमियान डिस्टेंस क्या होता है, हाफ वेवलेंथ का। तो इधर भी वही होगा, इधर भी उसने ऐसे ही बनाया हुआ है। तो इधर इसके दरमियान डिस्टेंस जो हाफ वेवलेंथ का है वो है 10, λ/2 इज इक्वल टू 10 हुआ। तो लैम्डा क्या हुआ 20 हो गया। ठीक है, ये टू डिफरेंट एंटी नोड्स के दरमियान है। तो अब v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो इसके ज़रिए निकाल लेते हैं 340 रखें, v इज इक्वल टू एफ, भैया आप निकाल लीजिएगा खड़े, v इज इक्वल टू एफ ओवर लैम, ये v क्या है 340 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई 10⁻⁻²। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1700 हर्ट्ज। तो हमारा आंसर ये होगा। अब हमारा है आखिरी और इसके बाद हम अपनी क्लास ख़त्म कर देंगे। तो ये क्या है, रुकें एक मिनट। अब बैटरी विद इंटरनल रेजिस्टेंस भी है इन टू अ पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ टू रेजिस्टर एंड द स्विच इज शोन। इनिशियली एस इज ओपन, व्हाट हैपन टू द वोल्ट मीटर रीडिंग एंड एमीटर रीडिंग व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड। ठीक है, अब इसमें भी वही हम पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं, V प्लस आई आर इज इक्वल टू EMF। अब जब हमारा, अब आप देखें V इज इक्वल टू आई आर प्लस आई आर होता है इज इक्वल टू EMF होता है।
अब आई आर का कंपोनेंट देखें 2 पैरेलल में है तो 1/r प्लस 1/r यानी कि 1/2r हो जाएंगे, जिसकी वजह से इनकी जो है रेजिस्टेंस डिक्रीज़ कर जाएगी। जब रेजिस्टेंस डिक्रीज़ कर जाएगी तो जाहिर सी बात है ये वाला जो कंपोनेंट फॉर एग्जांपल ये 4 था तो अब ये हो जाएगा 3 ईएमएफ कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वोल्ट मीटर की जो रीडिंग होगी वो डिक्रीज़ कर जाएगी। तो ये आंसर तो नहीं होगा। अब ऐसे ही जब इसकी वोल्ट मीटर की रीडिंग डिक्रीज़ करेगी तो इसकी एम मीटर में जो है ये एम मीटर, जब जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस घट रहा है तो एम मीटर तो इंक्रीज़ करेगा करंट, तो इस वजह से ए होगा। डिक्रीज़ वाला होगा ही नहीं क्योंकि रेजिस्टेंस डिक्रीज़ कर रहा है और करंट उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो आई इंक्रीज़ करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस टाइम इंस्टीट्यूट। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, और इंस्टाग्राम पर आप फॉलो करें दिस टाइम इंस्टीट्यूट के पेज को। उधर मैं हर वक्त लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं वो शेयर करता रहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।